एक आदमी अदबियात पाकिस्तान का ये एक भरपूर सिलसिला है जिसमें हर बुध को यहाँ एक नशिस्त होती है, गैर रस्मी नशिस्त है। फ़हीम जोधी साहब का नाम शेर व अदब की दुनिया में किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। तमाम उम्र तकरीबन ये छठी दिहाई है उनके तख्लीकी सफ़र की, फ़नी सफ़र की। उन लोगों में से हैं जिन्होंने उर्दू नज़्म में, उर्दू अदब में बिलखसूस जदीद रुझानात की तश्कील में बड़ा अहम किरदार अदा किया और नज़्म को एक कॉज़ के तौर पे, एक समाजी कॉज़ के तौर पे वो लेके चले। और किताब इनकी वो बहुत देर से आई, लेकिन हर सतह पे ये मुतहर्रिक रहे, रेडियो पाकिस्तान के साथ बड़े तवील अरसे से वाबस्ता रहे। और मैं बिला ताख़ीर मैं दरख्वास्त करता हूँ फ़हीम जोधी साहब से कि वो आएँ और आज की इस मकालमे की इब्तिदा करें, अपने तख्लीकी और अपने फ़नी सफ़र के बारे में बात करें। इसके बाद आप 12 अक्टूबर 1947 में दिल्ली में पैदा हुआ। मुख्तलिफ शहरों में चले गए। मेरा बचपन काफ़ी कि जो हशर इनका हो रहा है मेरा भी होने वाला है, क्योंकि जब वो कायदा खोलता तो कोई स्टूडेंट पढ़ ही ना सकता। जब मेरे पास पहुँचे तो मैं हकीकतन लरज़ रहा था सर से पाँव तक। तो जो मुझे नज़म ज़ुबानी याद थी, मैंने उंगलियां फेरते फेरते वो पढ़नी शुरू कर दी। उसने कहा तुम बैठ जा, यानी तुम बैठ जाओ। अब पूरी क्लास खड़ी हुई है। वो ज़्यादा मारते नहीं थे, लेकिन उनका खौफ बहुत ज़्यादा था। कहा कि आज से तुम मॉनिटर हो। वाह। मैं मॉनिटर बन गया। फिर जब उन्होंने हिसाब किताब पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने लिखा 2, उसके नीचे लिखा जमा 5, इन्होंने इकट्ठिया कर लो। अब मेरी समझ में ना आए, मैंने कहा बेरों को इकट्ठा किया जा सकता है और भी चीज़ों को इकट्ठा किया, ये हिंद से लिखे हुए मैं कैसे इकट्ठे करूं? मुझे कुछ समझ में ना आया। टीचर एक ही थे? हाँ, एक ही टीचर होता था उस ज़माने में, सुबह से लेके और दोपहर 2 बजे। सारे सब्जेक्ट वही पढ़ाता था? हाँ, सारे सब्जेक्ट। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने 5 सवाल तख्ता स्याह पे लिखे और कहा कि अब कल तुम लोगों ने इनके जवाब लिख के लाने हैं। अब मैं घर गया और खुद ही सोचा 2 जमा 5 कितने हुए। मैं कहा चले 9 लिख देते हैं। इतने जमा इतने क्या होते हैं? फर्जी। क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहे थे कि, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती थी उस वक्त, कि इकट्ठियाँ कैसे करूँ मैं लिखी हुई चीज़ को। लो जी, बस्ता मैंने बंद किया और नहा धो के नाश्ता करने आ गया। तो मार्च अप्रैल में थोड़ी सी गर्मी शुरू हो जाती है। तो उस गर्मियों के दिनों में मेरी माँ का दस्तूर था कि एक रोटी, जिस पे दे एक रोटी, जिस पे अच्छा खासा देसी घी और धनिए की चटनी और 1 गिलास मीठी लस्सी, दही। मैं खा रहा होता था तो मेरा भाई उस वक्त पढ़ता था बीए में, बड़ा भाई। इतना फासला? एक बीए में पढ़ता था और एक 6 साल? हाँ, क्योंकि मेरे बाप ने 3 शादियाँ की थी।
तो मैं तीसरी शादी से था और वो पहली शादी से था। अच्छा। वो फौत होती गई, वो नई शादी करते गए। वो बच्चे पैदा करने में फौत हुई थी, कैसी फौत हुई थी पहली बीवी? एक को टीबी थी, अच्छा। टीबी से फौत हुई है, और दूसरी ने सिर्फ एक बच्ची जन्म दी और जन्म के दौरान वो फौत हो गई। मेरा भाई आया, उसने मेरा बस्ता खोला, वो सवाल और जवाब निकाले और एक पेन से सारा कुछ सही करके और लिख के बस्ता बंद कर दिया। मैं नाश्ता करता। जब स्कूल में गए तो स्कूल का ये दस्तूर था कि हमें घंटी बजने से 1 घंटा पहले जाना है, अच्छा। क्योंकि उस वक़्त जो सीनियर स्टूडेंट्स थे वो सब की कापियाँ चेक करते थे कि किसके सवाल कितने सही हैं। अच्छा है। अब जो मेरा इंटरेस्ट था बेसिकली वो था, मैट्रिक तक मैं इसी तरह मॉनिटर रहा हर क्लास में, लेकिन फिर कुछ मुझे शुद्ध बुद्ध आनी शुरू हो गई थी कि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं, तो वहाँ जाके हम स्कूल का काम करेंगे। मैं कहा वेरी गुड। तो मेरी माँ बड़ी केयरिंग थी, जो मेरे फ्रेंड आते उनको लस्सी पिलाना, शरबत पिलाना। फिर उसने कहा देखो ये 7 है ना, पहले गिनो 1 2 3 4 5 6 7, इसके आगे 5 है ना, तो इसके आगे 5 गिनो 1 2 3 4 5, अब सारा गिनो 12 हो गया, इधर 12 लिखो। तो मेरा मसला जाके हल हुआ कि हाउ टू सॉल्व। लेकिन 6ठी जमात तक जाते जाते मेरे अंदर जो शौक़ पैदा हुआ वो था फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का। उस ज़माने के स्कूल वेल इक्विप्ड थे, मतलब केमिस्ट्री के जो तजुर्बात थे वो लेबॉरेटरी में बाकायदा पहले टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करता। मैट्रिक से पहले ही शुरू हो गई केमिस्ट्री वगैरह पढ़ना? नहीं, एप्टीट्यूड। अच्छा, मतलब मुझे अच्छी लगती। अच्छा अच्छा। साइंस की बातें। हाँ, मैट्रिक तक जाते जाते कंफर्म हो गई। फिर कभी 2 आने मेरे वालिद साहब दे देते, कभी एक आना मैं जाके कोई टेस्ट ट्यूब खरीद लेता, कोई सॉल्ट खरीद लेता। हत्ता कि जो स्कूल की लेबॉरेटरी थी एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन बुनियादी चीज़ें मेरे पास घर में मौजूद थी। अब घर में एक शोर बर्पा हो गया कि ये किसी दिन इस घर को आग लगा देगा, और हर वक्त मेरे ऊपर तनकीद होती रहती। मैट्रिक मेरी ज़िंदगी का एक मोड़ है, यही तो है। इसलिए मैं मैट्रिक पे थोड़ी ज़्यादा आपको तवज्जो दिला रहा हूँ। स्पिरिट लैम्प, एसिड्स, सॉल्ट, ये मैं अपने जो घर की बैठक थी उस ज़माने में वही मेरा कमरा था, उसके कॉर्नर में ये मेरा इक्विपमेंट था। शदीद तनकीद होती, नंबर मेरे बहुत आते हैं। एक दिन मैं खेल कूद के वापस आया और मैंने अलमारी खोली तो देखा कि
कि मेरी लेबॉर्ट्री की एक भी चीज़ वहाँ मौजूद नहीं है। लॉटरी है। It disappeared. And who did it? My father did it. मुझे पता चल गया, मुझे बता दिया उन्होंने कि अब्बा जी ने गुस्से में आके ये सारा सामान फेंक दिया जो मैंने साल हर साल अपनी सेविंग बचा बचा के वो ख़रीदा था। और मेरा आइडियल उस वक़्त बन चुका था। आइंस्टाइन वाज माय आइडियल। और मैं फिज़िक्स में जाना चाहता था बिकॉज आई वांटेड टू बी ए साइंटिस्ट, नॉट ए पोएट, नॉट ए फिक्शन राइटर। कहानियाँ ज़रूर मुझे अच्छी लगती थी, नावल पढ़ता था, लेकिन माय आइडियल वाज आइंस्टाइन। जब मेरे बाप ने मेरे रिजल्ट्स देखे कि ये तो हर क्लास में फर्स्ट आ रहा, तो फिर उसने मेरे दिमाग पे काम करना शुरू किया। उसने कहा तुमने सिविल इंजीनियर बनना है। मैंने कहा सिविल इंजीनियर? सारी ज़िंदगी मैं पुल बनाऊंगा, मैं मकानात तामीर करूंगा, मैं तो कायनात में जाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा। उसने कहा शट अप, कोई तुमने साइंटिस्ट फाइटिस्ट नहीं बनना, तुमने सिविल इंजीनियर बनना है। मैट्रिक में मैंने टॉप किया फिर से, लेकिन इट इज स्टिल अनएक्सप्लेनेबल टू मी। और कोई साइकाट्रिस्ट इसकी ताबीर नहीं कर सका अभी तक कि जब एफएससी की बुक्स आई, ना मुझसे फिजिक्स की किताब पढ़ी जाए, ना केमिस्ट्री की, मैं एक लाइन पढ़ूं तो मुझे भूल जाए। लेक्चर हो रहा है थीटा, बीटा, गैमा, उनकी जमा तफरीक, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। जो इंग्लिश का मेरा टीचर था मैट्रिक तक, उसने एमए करके कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। वो मुझे कहता कि तुम तो 8-8 सफ़े 10-10 सफ़े के मजमून लिखते थे, ये तुमसे अभी 1.5 सफ़ा नहीं लिखा जाता। आई वॉज ब्लैंक, सो आई फेल्ड इन एफएससी बैडली। ना मुझे वैलेंसीज समझ में आए, वैलेंसीज क्या है, ना मुझे इक्वेशंस समझ में आए, ना कुछ समझ में आए। मेरे बाप ने कह दिया कि मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकता। एक स्ट्रगल के हवाले से मैं वाक़या ज़रूर सुनाऊंगा अपना कि एक दिन मैं रफ कापी मेरी ख़त्म हो गई। मैं लिखता ज़्यादा था, मैं नोट्स लेता था, तो मैं अब्बा जी के पास गया। मैं क्या अब्बा जी रफ कापी ख़त्म हो गई है, तो मुझे 8 आने दे दें। शट अप, अभी पिछले हफ्ते तो तुमने रफ कापी ली है, इतनी जल्दी रफ कापी ख़त्म हो गई। और बड़ी हकारत से मुझे 8 आने दिए। अब मैंने दिल में सोचा, रोब बहुत था मेरे ऊपर बाप का, आवाज़ नहीं निकलती थी। फ्रेंडशिप तो दरकिनार। रफ कापी तो एक स्टूडेंट था, उसने कहा तुम इस रफ कापियों को क्या करते हो? मैं कहा मैं फेंक देता। कहता नहीं, फेंकना नहीं है, मैं तुम्हें लिफाफे बनाने सिखाता हूँ।
वो ले गया अपने घर मुझे और लई तैयार की। मैदा छाना उसने, पानी डाला, चूल्हे पे डाला, उसकी लई बन गई। फिर फोल्ड किया, फिर लिफाफे बना के धूप में रखे, तो वो कोई 50 लिफाफे बन गए। कहता चलो अब मेरे साथ चलो। हम एक दुकान पे गए किराने की, उसने कहा जी आप 50 लिफाफे हैं, तो उसने हमें 12 आने दे दी। मैंने 8 आने की एक नई रफ कापी खरीदी और 4 आने की बर्फी, जो हम दोनों ने खाई। वहीं से मैंने अपने बाप से पैसे लेने छोड़ दिए। हाँ, और मैं सेल्फ सफिशिएंट हो गया। जब उसने कहा, मैट्रिक तो मैंने टॉप किया था, तो मेरा तो स्कॉलरशिप था। तो स्कॉलरशिप इतना था कि स्कूल की फीस भी मैं देता था, किताबें भी मैं खरीदता था, और कैंटीन के ऊपर बैठ के चाय भी पीता था और दोस्तों को भी पिलाता था। तो मैंने कहा, दिल में सोचा कि अब तक क्या तुम मुझे देते आए हो पैसे, मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ। सो अब मेरे लिए ज़िंदगी का एक मोड़ आ गया। मैंने कहा यार साल जाया ना हो तो क्या किया जाए। मैंने कहा सप्लीमेंट्री आ रही है, तो मैं सप्लीमेंट्री में 5 के 5 मज़ामीन नए लिख के मैं दाखिला जमा करा देता। सो मैंने आसान तरीन मज़ामीन सिलेक्ट किए, उर्दू लिटरेचर, इस्लामियात और सोशियोलॉजी। अंग्रेज़ी कंपल्सरी थी। एक उर्दू की छोटी सी किताब थी, वो भी कंपल्सरी थी, एडवांस उर्दू उसको कहते हैं। अब मैंने इम्तिहान दिया, मेरा फिर स्कॉलरशिप आ गया। फिर मैंने बीए में दाखिला लिया। अब मैं सोच में पड़ गया कि यार मैं अब कौन से सब्जेक्ट बनना चाहता, तो मैं साइंटिस्ट। मेरी तो ज़िंदगी का रुख ही तब्दील हो गया। अब दोबारा मैं FSC में दाखिला नहीं ले सकता। ना मेरे पास फंड्स इतने, और मुझे 3 साल ज़ाया होने का अफसोस, और ये भी कि पता नहीं अब भी मुझे FSC समझ में आएगी कि नहीं आएगी। तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था? दोस्त बहुत थे। तो सोच सोच के मैंने कहा कि अगर मैं साइंटिस्ट ना बन सका तो चलो कोई बात नहीं, उससे मिलता जुलता सब्जेक्ट सोचो कि क्या है। मैंने कहा फिलॉसफी, तो मैंने फिलॉसफी ले ली। तो फिलॉसफी के साथ कम्बिनेशन था एडवांस्ड इंग्लिश लिटरेचर, मैंने वो ले लिया। ये 2 अख्तियारी मज़ामीन थे, बाकी सारे कंपल्सरी थे। लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था, मतलब ईट्स शैले, मुझे लगता है कि बड़े शैलो किस्म के बातें कर रहे हैं, कोई इनके अंदर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि माइंड का मेकअप कुछ और था। तो एक दिन हमारा कॉलेज बहुत खूबसूरत था, अब तो पंजाब यूनिवर्सिटी वीरान हो गई है, उसका पता नहीं क्या हाल होगा। हमारा कॉलेज वाज द रेप्लिका ऑफ जो लाहौर का सबसे बड़ा गार्डन है माल रोड पे। गवर्नमेंट कॉलेज? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, जो गार्डन है शालीमार, उसका रेप्लिका था हमारे कॉलेज। सेम रोज़ गार्डन, बोटैनिकल गार्डन, सनकन गार्डन। वो तो गवर्नमेंट कॉलेज का ही था। नहीं, वो बाग का नाम कुछ और है। शालीमार
शालामार, ना 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 वो तो लॉरेंस गार्डन, क्या लॉरेंस गार्डन। हाँ लॉरेंस गार्डन उसका रेप्लिका था वो। अब मेरी तन्हाइयाँ अब शुरू हो चुकी थी, क्योंकि कोई चीज़ मुझे अट्रैक्ट ही नहीं करती थी। ना मुझे फ़िलॉसफी अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि फ़िलॉसफी में थी मंतक और अखलाकियात। मैं तो बनना चाह रहा था फ़िलासफ़र, ये मंतक कौन पढ़े और अखलाकियात कौन पढ़े, ये कोई सब्जेक्ट है पढ़ने के। सनकन गार्डन में बैठा रहता, तब तक मैंने स्मोकिंग शुरू कर दी थी। यस, स्मोक करता रहता। तो एक मेरा मेंटोर था जिसका नाम था कयूम सबा, कयूम कयूम सबा, सबा, जो कि अब फौत हो चुके हैं, काफ़ी साल गुजरे। वो मुझसे बड़ी बहसें किया करता था, और अक्सर मेरी और उसकी जो साहिवाल होटल वाज द मैरियट ऑफ साहिवाल, बहुत सस्ता सा था, 8 आने का हाफ सेट और 8 आने की पेस्ट्री। ट्यूशनें भी मैंने पढ़ानी शुरू कर दी थी, सो आई कुड अफोर्ड। हम वहाँ बैठते, वो पता नहीं कौन कौन से फिलॉसफीज और लिटरेचर बोलता रहता, और मैं चुपके से सुनता रहता। फिर बीए करके वो चला गया ओरिएंटल कॉलेज। अब ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा मोड़ है। तो अब क्योंकि कयूम सबा भी नहीं था और बाकी स्टूडेंट मुझे अट्रैक्ट ही नहीं करते थे, कि मैं इनसे क्या बात करूं, कि व्हाट इज़ माय प्रॉब्लम। कि एक दिन कयूम सबा आवाज़ें देता हुआ लाहौर से जब भी आता सबसे पहले मुझसे मिलता, आवाज़ें देता आया, ओए जोजी एक नया फ़लसफ़ा आ गया है। अच्छा, मैंने नज़र उठा के उसको देखा, और सिगरेट पेश किया। मैंने कहा क्या नया फ़लसफ़ा पेश नया आ गया? कहता है एग्जिस्टेंशलिज्म एक नया फ़लसफ़ा आ गया। मैंने कहा वो क्या है एग्जिस्टेंशलिज्म? फिर उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया, डिप्रेशन, एंजाइटी, वजूद के मसले। मैंने कहा यार ये तो मेरे मसले हैं। सो आई गॉट इंटरेस्टेड इन एग्जिस्टेंशलिज्म। वो कयूम सबा एग्जिस्टेंशलिज्म की किताबें लाहौर से लाता हर महीने, और मेरे हाथ फरोख्त कर देता, कुछ थोड़े से मुनाफे के साथ। तो ये कैम्यू और जहाँ पाल सार्तर वगैरह मैंने बीए में भुगता दिए थे। जब बीए का रिजल्ट आया फिर मुझे रोल ऑफ मिल गया, हालांकि मैं कतई तौर पर इंटरेस्टेड नहीं था। मैं अपने उन हमजोलियों से छुपता फिरता जो मैट्रिक में मेरे साथ थे और एफएससी में मेरे साथ थे, और मैं उनको रश्क से देखता कि यार ये साइंटिस्ट बन जाएंगे, मैं नहीं बन सका। तो एक्जिस्टेंशलिज्म सेव्ड माय लाइफ। जब बीए का रिजल्ट आया तो बीए में मैंने फिर रोल ऑफ ऑनर किया, मुझे फिर स्कॉलरशिप मिल गया, और दोनों सब्जेक्ट्स में, या इंग्लिश में ले लो या फिलॉसफी में ले लो। अब मैं परप्लेक्स्ड
मैं कहा यही मंतक एमए में पढ़नी पड़ेगी, तो बेहतर है इंग्लिश लिटरेचर ले लो, कहीं टीचिंग जॉब भी मिल जाएगी, कुछ गुजारा हो जाएगा। उस ज़माने में मैंने शेर कहने भी शुरू कर दिए थे। किसको देख के? किसी को नहीं देख के। गालिब पढ़ा था, कोई पढ़ा था? हाँ, इनको सबको पढ़ लिया था मैंने। पढ़ लिया। क्योंकि वो एफए में था ना मेरे पास, उर्दू एडवांस। हाँ, तो ये सारे कोर्स में थे। उस ज़माने का कोर्स बहुत एडवांस था। हाँ, तो कुछ शुद्ध बुद्ध हो गई थी। फिर मुझे क्योंकि कॉलेज मैगजीन का एडिटर भी बना दिया था, पहले सब एडिटर बना, फिर एडिटर बन गया। अब एडिटर ने भी तो कुछ लिखना है ना, तो मैंने मजमून लिखने शुरू कर दिए और शायरी लिखनी भी शुरू कर दी। अब मेरी ज़िंदगी का फिर एक नया मोड़ आ गया कि व्हाट सब्जेक्ट शुड आई चूज, कि व्हाट सब्जेक्ट शुड आई चूज। पहले मैंने इकोनॉमिक्स का सोचा, मैंने कहा बैंक में नौकरी मिल जाएगी इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद, लेकिन मुझे कन्विंस किया गया कि नहीं, जो कम्बिनेशन है फ़िलासफ़ी का वो एडवांस्ड इंग्लिश लिटरेचर है, तो तुम ये ले लो। इत्तेफाक ये हुआ, अच्छा मैं मेंटली तैयार कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की उस वक़्त धूम थी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉलेज, ये सफदर मीर वगैरह सब वहाँ के टीचर थे। ए बी सी, तो ए और बी मिला के ही मेरा स्कॉलरशिप बन रहा था। तो मैंने कहा सी ना भी रिजल्ट आया और देर में आया तो क्या, अब मैं मुनीर नियाज़ी से मिला, मुनीर नियाज़ी से मिला। मैंने कहा मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेते इंग्लिश लिटरेचर में, वो गए मेरे साथ। तो अब मुझे याद नहीं कि वो कौन सा नकात था उर्दू का, हल्का अरबाब ज़ौक़ में भी था, वो इंग्लिश लिटरेचर का टीचर था। तो मुनीर नियाज़ी पे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ गए और उससे मिले और कहा कि देखो ये इसकी लिस्ट है नंबर्स की, इसको तो इस पे ही स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो सी का रिज़ल्ट आप वेट कर लें। उन्होंने कहा नहीं, हमारे दाखिले मुकम्मल हो चुके हैं, अब इनको हम दाखिला नहीं दे सकते। फिर एक हफ्ते के बाद ही पेपर सी का रिज़ल्ट आ गया, तो अब मेरा फ़िलासफ़ी में भी स्कॉलरशिप, इंग्लिश लिटरेचर में भी स्कॉलरशिप। फिर मैं गया ऐसे ही मिलने अपने दोस्तों को न्यू कैंपस। एक तो न्यू कैंपस की खूबसूरती मुझे बड़ी अट्रैक्ट की, लंबे लंबे बरामदे और लंबे और नहर का किनारा और घास के कतार। और मैंने कहा उधर शहर में क्या पड़ा हुआ है, वहाँ लड़कियाँ नहीं नजर आई? एक लड़की नजर आई थी वो फिलॉसफी डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पे बैठी हुई थी। तो मैं वही सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ मैं सीए कादर के कमरे में चला गया। अच्छा, थैंक यू। वहाँ रुआ उस्मान और मौलाना अमीन जो के हाइको वाले हैं, ये सब फिलॉसफी में दाखिला ले चुके थे। सीए कादर को मैंने कहा कि सर ये मेरा रिज़ल्ट है, मेरा स्कॉलरशिप है फिलॉसफी में,
मैं एक शर्त पे आप इस डिपार्टमेंट में दाखिला लूँगा, वरना टू हेल्प विद माई स्कॉलरशिप, मैं किसी और सब्जेक्ट में जाऊँगा। उन्होंने कहा आपकी क्या शर्त है? मैं कि मुझे हॉस्टल में कमरा चाहिए, मैं हॉस्टल में रहना चाहता हूँ। उन्होंने फट क्लर्क को बुलाया, मुझसे पैसे लिए, कहा कि जाओ बैंक में दाखिला इसका जमा करा के आओ, और मुझे कहा हॉस्टल नंबर 4 कमरा नंबर 102 जाओ। फिर भी मेरा दिल नहीं लगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ता था। बाकी सब्जेक्ट लॉजिक तो मेरी समझ में आज तक नहीं आई। और अखलाकियात को मैं समझता था ये एक फालतू सब्जेक्ट है, इससे क्या बहस कि भी अखलाक क्या है। मैं क्या हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, मैंने कहा एक टेक्स्ट बुक है, कांट ने क्या कहा, हेगल ने क्या कहा, ये कोई, मैं तो फिलोसफर बनने आया था, मुझे किस चक्कर में डाल दिया इन्होंने। तो मैं एग्जिस्टेंशलिज्म की किताबें मैंने पढ़नी शुरू कर दी। अब मेरी ज़िंदगी का चौथा रुख फिर टर्न लेने लगी है मेरी ज़िंदगी। एक दिन मुल्ला अमीन आया मेरे पास, मौलवी, हम उसको मुल्ला अमीन कहते हैं, मोहम्मद अमीन, क्योंकि उसकी दाढ़ी भी थी और नमाज़ें भी बहुत पढ़ता था और मज़हब पे बहुत बहस करता था, तो हम उसको कहते थे मुल्ला अमीन। मेरी ज़्यादा दोस्ती थी इकबाल आफाकी से। किधर है? हाँ। फिर हमने एक वहाँ पे नए लोग के नाम से एक अंजुमन की बुनियाद रखी, जिसमें आली साहब भी आते हैं और हारून रशीद जो फौत हो चुके हैं। हारून रशीद ये वाला नहीं, जर्नलिस्ट नहीं, ये तो बकवास है। वो साइकोलॉजिस्ट था, साइकोलॉजी में था, वो भी आता और बहुत सारे लोग आते। और हम एक सेमिनार हमने तय किया कि रखा गया कि 20वीं सदी के इंसान का मसला क्या है। तो हर हफ्ते ड्यूटी थी कि बारी बारी सब लोग इंट्रोडक्शन लिख के लाएंगे और वो पढ़ेंगे और उस पर बहस होगा। इसी दौरान एक दिन मुल्ला अमीन मेरे कमरे में आया, कहता मेरे पास एक हिप्पी आया, मैं तुमसे उसे मिलवाना चाहता हूँ। मैंने उसको नफ़रत से तो नहीं देखा, लेकिन बेदिली से देखा। मैं कि ये साहिवाल से आए हैं, लाहौर के रंगीनियों में गुम हो गए हैं, अब इनके पास हिप्पी भी आने लग गए हैं। तो कहता तुम चलो तो सही। मैं कहा चलो, इसके दिल रखने के लिए मैं हो जाता हूँ। वो रहता था हॉस्टल नंबर 3 में। मैं वहाँ गया तो मैंने देखा एक छोटे से कद का एक मोटा सा आदमी, फूले हुए गाल, बज़ाहिर हसीन, बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद, वो उसके एक स्टूल पे बैठा हुआ और पैंट बाकायदा। मैंने कहा मौलवी अमीन, तुम तो कह रहे थे कि यही पी आया। तो वो आदमी, उसने वो बाकायदा फुदका, उसने एक जंप लिया और साइड पे जो रज़ाई रखी हुई थी उसके ऊपर बैठ गया और कहा
Bertrand Russell was also hippie. Socrates was also hippie. सारे Jean Paul Sartre is also hippie. So I am hippie. कुछ मेरी समझ में आ गया कि ये कहना क्या चाहता है, कि ये जो हिप्पीज़म की फ़िलॉसफी है वो क्योंकि उसका कोई ताल्लुक बनता है एग्जिस्टेंशलिज्म से, तो उसका नाम था डॉक्टर अजीजुल हक। डॉक्टर अजीजुल हक से ये मेरी पहली मुलाकात थी। फिर जो उसने दरिया बहाए कैमियों के और सार्थर के और उसके, मैं तो उसका मती बन गया कि यार ये तो बड़ा कीमती आदमी है। तो उन दिनों फिर मैं कभी कभी उनके घर भी चला जाता, कभी ऑफिस भी चला जाता, एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। जो एज ए राइटर मेरी शोहरत हुई, उसमें पहला रोल कयूम सबा का था। इसका कयूम सबा, हाँ, उसने मुझे साहिवाल में मशहूर किया ना। लाहौर में मशहूर करने वाला अजीजुल हक था। अजीजुद्दीन अहमद मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो बड़ा मैकेनिकल का आदमी था। हाँ, वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म से नीचे बात ही नहीं करता था। मेरा मजमून रखवा दिया अजीजुल हक ने, पहले तो मुझे मेंबर बनवाया। उन दिनों से कहाँ से आ गया? हाँ, अजीजुल हक कहाँ से था? अजीजुल हक सिरेमिक्स लेबोरेटरी में था ना। हाँ, वहाँ था। उसने रोज़ाना आना शुरू कर दिया, अच्छा, ये और फिर उसके बाद इफ्तिखार जालिब ने आना शुरू कर दिया। ओ, तो वो जो हमारी नए लोग एक अंजुमन थी, उसमें मतलब बाहर के लोगों ने भी शिरकत करनी शुरू कर दी। तो मैं ये समझता था कि ये जो लिटरेचर की दुनिया है, इसमें तो आज़ादी ही आज़ादी है, और हर एक का राइट है कि वो जो कुछ मर्जी लिखे और जिस पे मर्जी कमेंट करे। अजीजुद्दीन गया, उन दिनों हल्का अरबाब ज़ौक़ का सेक्रेटरी था सजाद बाकर रिजवी, मशहूर क्रिटिक और पोइट। उसने कहा इनको मेंबर बनाओ, ये नौजवान लोग हैं, मेंबर बना दिया। फिर मेंबरशिप की कंफर्मेशन के लिए 2 चीज़ें कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी थी, इफ़ यू रिमेंबर। तो मैंने बड़ा इंतज़ार हुसैन की जो माजी परस्ती थी, उससे मुझे बड़ी किलकिल होती थी, बड़ी किलकिल होती थी। अच्छा, माजी परस्ती की। यार आज की बात करो या आने वाली कल की बात करो, और फिर तुम कह रहे हो आज़ादी है इज़हार राय। तो मैंने एक मजमून लिखा, भंग और 8वां आसमान। उसका मतन यही था कि जो आपका आज़ादी का तस्वुर है, कुछ 7वें आसमान के नीचे नीचे नहीं है, ये कोई 8वां आसमान है, और 8वां आसमान हम उस वक़्त देखते हैं जब हम भंग पी लेते हैं। ये मजमून मैंने पढ़ा, इंतज़ार हुसैन साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने भी सुना, मजमून पे बहस भी हुई, लेकिन पार्टी हाउस में ये चीज़ फैल गई कि ये अजीजुल हक ने इसे लिखवाया। क्योंकि अजीजुल हक के हदफ होते थे इंतज़ार हुसैन और जिलानी कामरान, 2 हदफ होते थे।
उन्होंने कहा ये तो साजिश हो गई। वहीं से मैं एक मुतनाज़ फी बंदा गिना जाने लगा। मैंने तो ये सोच के मजमून लिखा था कि भाई ये लिटरेरी वर्ल्ड है, यहाँ आज़ादी इजहार है। जब मैंने ये बातें सुनी तो मैंने कहा यार, लाहौर के इतने बड़े बड़े अदीब, क्योंकि मैंने तो इनको पढ़ा था साहिवाल में बैठ के, किश्वर नाहिद को भी मैंने पढ़ा, जिलानी कामरान को भी पढ़ा, सबको मैंने बीए में पढ़ा। और जब मेरी तेज़गाम में मैं बैठा हुआ लाहौर जा रहा था तो मैं महसूस कर रहा था कि जैसे मैं बगदाद जा रहा हूँ, जो इल्म का सरचश्मा है, जहाँ पे इतने बड़े बड़े राइटर मौजूद हैं, मुनीर नियाज़ी है, इंतज़ार हुसैन है, किश्वर नाहिद है, यूसुफ कामरान है और भी दूसरे। मैं बड़ा बदमज़ा हुआ, लेकिन मैंने हल्का बाबिज़ जाना नहीं छोड़ा और मैं मज़ीद कंट्रोवर्शियल होता चला गया, मज़ीद कंट्रोवर्शियल होता गया। एक दिन इफ्तिखार जालिब ने मुझे कहा कि तुम जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ो। मैं कहा जालिब साहब, मुझे इन चक्करों में न घसीटे, मैं किसी ओहदे का ना मुझे ज़रूरत, ना मैं अट्रैक्टेड, ना मैं अपनी कंपेन कर सकता, मुझे यूनिवर्सिटी में रहने दो। उनका नहीं, उसने मेरा नाम नॉमिनेशन कर दिया एज ए जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे अनवर सज्जाद। अब मैं तो क्योंकि इंटरेस्टेड ही नहीं था, मैंने तो कोई कंपेन ही नहीं की। मैंने कहा मैं किसको क्या कह के मैं कन्विंस करूं कि मुझे जॉइंट सेक्रेटरी बना रहा हूँ, मेरे कोई क्रीडेंशियल्स नहीं है। फिर उन दिनों मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई थी जिससे बड़ी मुश्किल से मेरा गुजारा होता था, सिर्फ खाने तक। आज़ाद अखबार में मैं जर्नलिस्ट के तौर पे निकल आया। निकला, अच्छा, वहाँ से निकल आया। एमए में फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 4th पोजीशन थी। उन ज़माने में अयूब खान की हुकूमत थी और कोई जॉब्स नहीं थे, कतई तौर पे किसी महकमे में, किसी अखबार में, किसी जगह। 1 साल मैंने भूख में गुजारा, फुटपाथों पे सो के। गवर्नमेंट कॉलेज के साथ जो बड़े लॉन थे, रात को पुलिस वाले आते, मुझे ठुड्डा मारते और कहते कि तुम कौन हो। तो मैं झूठ बोलता, मैं कहता मैं जर्नलिस्ट हूँ। कहते ठीक है ये कह के, लेकिन ये रात को 3-4 दफ़ा ज़रूर होता। ये चालाकियाँ कहाँ से ये पता नहीं मैंने कहाँ से सीखी, अपने डिफेंस में। अभी तो आपने नाम लिए 3-4। तो फिर 1 साल रह के आज़ाद अखबार में इफ्तिखार जालिब ने सिफारिश की मेरी अब्बास सदर को कि जोजी को ज़रूर नौकरी देनी है तुमने। तो जिस दिन अखबार शुरू हुआ तो मुझे अब्बास सदर की कॉल आ गई कि तुम आओ और डेस्क पे 15 दिन अप्रेंटिसशिप करो। बड़ा था ना, उसके नीचे जो शिफ्ट का इंचार्ज था, जब वो मेरी ट्रांसलेशन देखता तो 1 हफ्ते बाद उसने कहा कि जोशी साहब आप CSS करें, छोड़ें अखबार।
आपका ये टेम्परामेंट नहीं है। हाँ, बीच में मैं भूल गया जहाँ से मेरे फैमिली कट ऑफ, मेरे फैमिली रिलेशन। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट तो मैं नहीं था, लेकिन मैं एक रेवोल्यूशनरी जरूर था। तो एक दिन मेरे बाप ने भेजा मेरे बड़े भाई को, वही जो मेरी इमला से ही करता था। वो अभी जिंदा थे? हाँ, वो अभी फौत हुए हैं कोई 5-6 साल पहले। उन्होंने कहा व्हाट यू वांट टू डू। मैंने कहा आई वांट टू ब्रिंग रेवोल्यूशन। उसने कहा और तुम्हारे माँ बाप, समरी बता रहा हूँ, डायलॉग को 2 घंटे का चला। मैं कहा मुझे कोई परवाह नहीं, मैंने CSS नहीं करना। मैंने कहा ये तो सीधी सीधी हुकूमत की नौकरी है जहाँ पे कोई आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान वापस आ गए टाइम से बाद। तो एक दिन एक इश्तिहार आया, अब मेरी ज़िंदगी का एक और टर्न आ रहा है। रेडियो पाकिस्तान का इश्तिहार था कि प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन है BA फर्स्ट क्लास, और कोई राइटिंग का भी तो तजर्बा। बस ये उन्होंने मांगा। मैंने एप्लीकेशन दी थी रेडियो पाकिस्तान में। मुझे कॉल आ गई इंटरव्यू की 1 हफ्ते के बाद। तो वो एक खूबसूरत ज़माना था, मैं तो अब भी कहता हूँ। हाँ, बहुत खूबसूरत। मुफीजुर रहमान जो कि एक बंगाली थे, ही वॉज द डायरेक्टर जनरल। काफ़ी लोग बैठे हुए थे इंटरव्यू के लिए। मैं इंटरव्यू के लिए एंटर हुआ, अपनी सनदें दिखाई, अपने प्राइजेस दिखाए, MA की सनद दिखाई, फ़नून में छपे हुए मज़ामीन दिखाए। उन्होंने कुछ 2-4 सवाल किए और मुझे कहा राइट। मैं दफ्तर चला गया वापस। उन्होंने इंतज़ार नहीं किया किसी सिफारिश का। उस कमेटी ने जिन लोगों को सिलेक्ट किया था, इमीडिएटली उन्होंने APP को क्रीड भेज दी, जेन्युइन सिलेक्शन। उसमें मेरा नाम भी था। तो अब्बास अतर उस वक़्त APP की क्रीड देख रहा था। हर अखबार में वो मशीनें होती थी जिस पे क्रीड आती थी। कहता हो जोशी, तू तो सिलेक्ट हो गया प्रोड्यूसर थे। मैं क्या, अच्छा आपको कैसे पता चला? कहता है क्रीड आई हुई है, तेरा नाम ये दे। 6 बंदे सिलेक्ट हुए नहीं। तो मैंने कहा कि फिर अब्बास साहब बताएं कि मैं रेडियो ज्वाइन करूं या मेरा ब्राइट फ्यूचर जर्नलिज्म में ही है। उन्होंने कहा देखो अखबार जा रहा है खसारे में, मुझे उम्मीद नहीं है कि ये सरवाइव करेगा। अगर ये सरवाइव कर गया तो जर्नलिज्म तुम्हारे लिए बेस्ट है, अगर ना सरवाइव किया तो वापस ना आना, वहीं रहना। सो आई बिकेम ए प्रोड्यूसर ऑफ रेडियो पाकिस्तान।
इस असना में राइटिंग्स मेरी काफ़ी मैच्योर भी हो चुकी थी। अब एक और करैक्टर है जिसको मैं थोड़ा सा हिंट करूँगा, वो है इफ्तिखार जालिब। जिस हाँ, ही वॉज एक्सट्रीमली ए पोजेसिव पर्सन। जो भी उसको नया राइटर मिलता उसके घर चला जाता उसकी किताबों में से जो अच्छी अच्छी किताबें हैं वो ले लेता और कोशिश करता है कि जो फिलॉसफी वो बोल रहा है वो दूसरा आदमी अख्तियार कर ले। अब मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, मेरे लिए ये फिर स्लेवरी थी। मुझे इनको भी काफ़ी कन्विंस करता रहा, जलील अली साहब को। दोनों नहीं हुए। हम दोनों ने हुए। फिर एक दिन मैंने कहा कि यार ये सब लोग कहते हैं कि इफ्तिखार जालिब की शायरी बेमानी है, तो चलो मैं इसमें मीनिंग तलाश करता हूँ। टू टेल देम कि हाउ टू ड्रॉ मीनिंग्स। तो मैंने एक मज़ामीन का सिलसिला शुरू किया और 4 आर्टिकल लिखे मैंने, जिसका नाम लिखा मैंने बाज़ गश्त बाज़ दीद। उसमें से 2 फ़नून में छपे। इस असना में क्योंकि दुश्मनी हो गई थी अमनुद्दीन कासमी और उसकी इफ्तिखार जालिब की, क्योंकि इफ्तिखार जालिब ने एक मजमून लिख दिया था जिसमें कहा कि अगर अहमदुद्दीन कासमी को गोरखपुरी की वो क्या है जी, वो जो जम जाती है पानी के अंदर काई, उसकी काई ना लगी होती तो वगैरह वगैरह, वो ऐसे चुपते हुए जुमले लिखने का आदी था। लो जी दुश्मनी हो गई, 2 ग्रुप बन गए। उधर वजीर आगा का एक ग्रुप बन गया। मैंने कहा यार ना तो मुझे अमनुद्दीन कासमी से गरज और ना मुझे वजीर आगा से, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं आज़ाद ही रहना चाहता, क्योंकि एग्जिस्टेंशलिज्म कि मैन इज़ एब्सोल्युटली फ्री। सो ना मैंने फिर अमनुद्दीन कासमी को कोई आर्टिकल भेजा, ना मिन्नत की, हालांकि मेरा हमजुल्फ हमीद अख्तर उसका गहरा दोस्त था। ना कभी हमीद अख्तर को कहा कि देखो अमनुद्दीन कासमी मेरे मज़ामीन नहीं छापता तो मेरी सिफारिश कर दो, मैं कहूँ। फिर मेरे मज़ामीन दूर उफ्तादा कोई छोटे से शहरों से निकलने वाले वजह उनमें छपते वक्ते रहे। सो आई स्पेंड 10 years इन रेडियो पाकिस्तान। हर तरह के प्रोग्राम मैंने किए, मैगज़ीन भी किए। उस ज़माने में एक बहुत लिटरेरी मैगज़ीन ऑन एयर जाता था, मिज़ान, उससे मुझे काफ़ी शोहरत मिली और मेरी सेटिस्फेक्शन भी हुई, क्योंकि किश्वर नाहिद समेत बाकी सारे अदीब उसमें आते थे। तो एक तरह से मेरी सेटिस्फेक्शन होती रही उस की वजह से। फिर मैं अब थोड़ा सा छड़प्पा मारता हूँ। 10 साल गुजरे। जब 10 साल गुजरे मैंने कहा यार रेडियो के सारे काम तो मैंने कर लिए, अब मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, तो ये तो मेरी डेथ है, तो मुझे अब कहीं और जाना चाहिए। मैं क्या, मुझे अब टीवी जाना चाहिए।
एक विजुअल मीडिया। मैंने कहा पीटीवी तो अब मुझे नहीं लेगा, मैं ओवरेज हो चुका, या तो मैं उसी वक्त चला जाता। तो मैंने कहा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में टीवी डिपार्टमेंट है, मैं ओपन यूनिवर्सिटी फॉर टेलीविज़न पर्पस ओपन यूनिवर्सिटी में चला जाता। मेरी ज़िंदगी में एक और चीज़ आपने नोट की कि इत्तफाकात का बड़ा अमल रहा। जैसे टॉमस हार्डी के नावल में इत्तफाकात है कि इत्तफाक से ये हुआ तो मैं उधर चला गया, फिर मैं उधर चला गया। ओपन यूनिवर्सिटी का इश्तिहार आ गया। देखें ना, ये भी चांस कि एक प्रोड्यूसर की, एक सीनियर प्रोड्यूसर की वैकेंसी है जिसमें उसका 10 साल का ब्रॉडकास्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और फर्स्ट डिवीज़न। मैंने इश्तिहार के साथ अपने टेस्टिमोनियल्स लगाए, मैंने भेज दिए, मुझे कॉल आ गई। जब मैं गया वहाँ तो एक मैं था और एक और, उसकी निस्बत मैं ज़रा यंग था और उसी तरह से मैं गया। वो सूट पहन के आया था और मैं जीन्स पहन के गया था। लिबरल वो एक एक्सटेंसिव इंटरव्यू था, कोई 1 घंटे का इंटरव्यू था, 5-6 लोग थे। इंटरव्यू दे के हम नीचे उतरे तो मुझे कहा कि जी आपको अमर जलील साहब बुला रहे। उनका अंदाज था कि नौजवान, मुझे भी कहा नौजवान तुम सिलेक्ट हो गए, तुम अब जाओ और अपॉइंटमेंट लेटर का इंतज़ार करो और फौरी तौर पे तुमने ज्वाइन करना है। मैं ओपन यूनिवर्सिटी में। अब ओपन यूनिवर्सिटी एक्चुअली मैं तो गया था आर्ट ऑफ टीवीसी के लिए, मेरा तो पैशन था ये। वो जो बाकी के प्रोड्यूसर थे वो बैठ के रोटियां तोड़ते थे कि जी फलाना सोशियोलॉजी है, लाया सोशियोलॉजी के थे, स्क्रिप्ट लिखे जी, ना कोई आर्ट ना कोई कुछ ना कोई कुछ, बैठो जी रिकॉर्डिंग कराओ दे दो। मैं अपनी जान मारता टेलीविज़न प्रोग्रामों के लिए। अब इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे 4 जगह से इनविटेशन आई, 2 दफ़ा कुआलालंपुर से, 1 दफ़ा एज ए ट्रेनर और 1 दफ़ा एज ए स्टूडेंट फॉर लर्निंग आर्ट ऑफ टीवी। तो मुझे भेज दिया गया कुआलालंपुर के नेशनल फिल्म नगारा, उस इंस्टीट्यूट का नाम था, यानी नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट। वहाँ मैंने फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग हासिल की। उस ज़माने ये वीडियो नहीं थे, एक स्ट्रिप होती थी। फिर यूएनडीपी ने मुझे किया 2 दफ़ा जापान, वहाँ पे मुझे 2 दफ़ा ट्रेनिंग एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मुझे हासिल हुई है ओपन यूनिवर्सिटी में, और यही मैं चाहता था। आफ्टर 10 years मैं कह इस बोसीदा जगह को छोड़ो, अब कुछ और करो। तो देर वॉज एन अदर टर्निंग पॉइंट, देर वॉज एन अदर टर्निंग पॉइंट। वो दिन मैंने बड़े मफलूक लाली के गुजारे। उन हालात में मुझे किश्वर नाहिद ने भी देखा,
इन्होंने भी मुझे 1,00,000 रुपए का एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। फिर मैं चला गया पीटीवी। पीटीवी में सरबत सबाई ने मुझे लगा दिया डेली मॉर्निंग ट्रांसमिशन में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे। अब जो प्रोड्यूसर था मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। वो घर में बैठ के शो देखता, मैं ही स्क्रिप्ट लिखता, मैं ही कंडक्ट करता। तो मेरा एक्सपीरियंस मज़ीद उसकी सुस्ती की वजह से और आगे चला गया। अभी तक शायर नहीं आया। अभी तक शायर नहीं आया। अभी तक शायर नहीं आया। चलिए मैं ज़रा वापस चला जाता। वापस भी नहीं जाना, वो कहते हैं वापस भी नहीं जाना और शायर भी आवे। क्योंकि फिर ये तुम्हारे राज खोलने के लिए दिल्ली लाली बैठा हुआ है। और हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं तो एंजॉय करूँगा। देखिए शायरी तो मैंने शुरू कर दी थी जब मैं कॉलेज में था, बीए में था। उस वक़्त मेरी 2 नज़में शाया हो गई थी, वो रिदम में थी। जब मैंने महसूस किया, ये मैंने यूनिवर्सिटी में महसूस कर लिया था कि जो शायरी मैं लिखता हूँ उस पर मैं बिलीव नहीं करता। होती वो शायरी है, लोग वाह करते हैं, लेकिन मेरी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। सो जिस दिन मैंने ये 2 मिसरे लिखे प्रोज में, ये चिल्ड्रन पार्क है, यहाँ फांसी दी जाती है, तो मुझे तसल्ली हुई कि हाँ दिस इज़ पोएट्री। फिर मैंने नसर में लिखना शुरू किया, रिदम में भी लिखता रहा, लेकिन छपा कम। शोहरत बहुत हो गई थी अजीजुल हक ने और इफ्तिखार जालिब की वजह से। जिधर भी जोजी ने आया क्या, जोजी ने आया क्या। अच्छा ये बताओ, फ़हीम जोजी पैदाइशी नाम है कि तुम्हारा अपना रखा हुआ? नहीं, पैदाइशी नाम मेरा मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल। अच्छा, फ़हीम जोजी मेरा गिवन नाम है बाय कयूम सबा। अच्छा अच्छा। उसने कहा ये क्या गैर शायराना नाम मोहम्मद इकबाल, तुम्हारा नाम ये होना चाहिए। तुम तो किसी से एग्री नहीं करते थे, उसकी बात पे एग्री करते। बताओ एग्री कैसे हुआ? मैं उस वक़्त भी एग्री नहीं कर रहा था। मैं लिखता था इकबाल कंवर, कंवर मेरी ज़ात है। तो कयूम सबा ने बड़ी मुखालफत की, कहता ये क्या, तुम अभी तक ज़ात पात से नहीं निकले, हटाओ ये कंवर शमर अपने नाम से। हम तो एक रिसाला निकालने लगे और हम सब लोग अपने नाम बदलने लगे, तो तुम भी अपना नाम बदलो। तो एक और रेवोल्यूशनरी था जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, साहिवाल में, जिसको टॉर्चर सेल में मार दिया गया था, नाम ज़हन से निकल गया। उसने मेरी 2 नज़में अहमद नदीम कासमी को भेज दिया और उस पर नाम लिखा फ़हीम जोजी, विदाउट टेलिंग मी, विदाउट माई परमिशन। वो छाप दी कासमी साहब ने, क्योंकि उस ज़माने में वो यंग लोगों को ज़रा एनकरेजमेंट करते थे। बाद में नहीं बाद में ही वॉज चेंज्ड। एक दिन अनीस नागी ने, जो कि काउंटर पार्ट था इफ्तिखार जालिब का, और इफ्तिखार जालिब उसी से डरता था। अच्छा।
उसने तर्जमा किया सेंट जॉन पर्स का हवाएं। मुझे भी एक कॉपी दी, मैंने भी पढ़ा उसको। तो बैंक में इफ्तिखार जालिब अपनी टेबल पे बैठा, मैंने सेंट जॉन को पढ़ा, मैं बड़ा मुतासर हुआ उससे। फिर मैंने जालिब को कहा कि इसको तो नोबेल प्राइज़ मिल गया है कि वाइट है, ऐसी शायरी तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने कहा अच्छा तो तुम करके दिखाओ। मैंने 15 दिन की रेडियो पाकिस्तान से छुट्टी ली, अर्न लीव, और मैंने लिखना शुरू किया। उसी तरह से प्रोज पैराज के अंदर डिज़ाइन बनाए मैंने। मैं बमुश्किल 3 कैंटो लिख सका। तब मुझे पता चला कि सेंट जॉन पर्स की तरह लिखना कोई आसान काम नहीं है। वो मैं ले गया इफ्तिखार जालिब के पास। वो तीनों कैंटोस जो हैं वो मेरी किताब निकालो ना, ताकि उसमें से बताते रहो। किताब में शायद शामिल करना है, निकाल दो। शायद पहला कैंटो लिखा, एक कैंटो का नाम था आज़ादी का रस्मिया। आज़ादी का रज़्मिया। आज़ादी का रस्मिया वो इसमें शामिल है। दूसरा कैंटो था नफ़रत का रस्मिया। अब नज़्में पढ़कर पता चल जाएगा क्या 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 लिख रहे हैं। नफ़रत का रस्मिया इस किताब की पहली नज़्म है। ये तुम्हारा जी है। ओपनिंग में ही देख लें। होशाची तहजीबें अपने अरूज के मीनार पर विश्राम करती हैं। नज़रियात और वादों के ढिलमिल कुतुब नुमा के गिर्द घूमती हैं। वतन परस्ती और इंसान दोस्ती का प्रचार आइसक्रीम के जायके की तरह लम्हों में घूम जाता है। सकाफ़तों के अनुभव में दरीदा होठों की थरथराहट कौन सुनता है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 15 पेजेस कैंटो। दूसरा था मेरा सब्जेक्ट आज़ादी। वो शायद आखिरी नज़र वो आखिरी है। ये कब छपा है? देखें, ये आज़ादी का रज़्मिया तो खुदा आपने छापा था। ये कि पूरा सब ये तूने उसमें सब में से सेलेक्ट करके किताब बनाई है ना? हाँ हाँ हाँ। और इंसाफ का रज़्मिया भी आपने छापा था। ये पहला है। हाँ। अंधेरे के बाद एक और अंधेरा। अंधेरा अंधेर इतना कि आंखें लानत की खूंटी पर टंगी और दिमाग शाएं शाएं करती आंधियों में उठता एक अकेला तिनका। बदन में एक सन्नाटा उतर आया। इन अश्कों को बदन में एक सन्नाटा उतर आया। सुबह टटोलते हाथ इन अश्कों को टटोलते हैं जिन्हें बहने की जरूरत है। ये इसके ये भी कोई 15 पेजेस का ये रज़्मिया। इसी तरह इसमें एक इंसाफ का रज़्मिया है और एक दो और सुनो।
को दूसरी नज़में ना सुना दूं? जो आपका जी चाहते हैं। ये 4 नज़में लिखने के बाद फिर मैंने कहा कि अब सारी उम्र इसी स्टाइल पे नहीं रहना, चेंज योर स्टाइल, क्योंकि मैं चेंज रखा है। सो इस किताब में आप देखेंगे एक नज़म दूसरी नज़म से नहीं मिलती, सब्जेक्ट वाइज भी और फॉर्मेट वाइज भी। तुमने निशान लगाए हुए। हाँ, मैं बैठा हुआ था। कतबा मुझे ढूंढना पड़ेगा। आए आप मुझे ढूंढ के दें। अच्छा चलो दोस्त, तुम कतबा। इतनी देर में जलील अली तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जलील अली चलो पहले हम मैं कुछ सुनना चाहते हैं। ज़माना है, उसमें ही इतनी ज़्यादा बातें हैं, बहुत सारी तो खैर बताई ही नहीं ना जा सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ज़माना है, आप जानते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें, कोई मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जौज़ी की रूह में और कोई मेरी रूह में किसी जगह पर मुमासलत थी। अब ये देखें कि नए लोग जब हमने बनाई तो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंटों से उसमें तालिब इल्म जमा हो गया। शाहद महमूद नदीम साइकोलॉजी से, इम्तियाज़ आलम जर्नलिज़म से, सज्जाद मीर अंग्रेज़ी से, और ये 3 आदमी इकबाल आफाकी और मोहम्मद अमीन और फ़हीम जौज़ी, ये फ़िलासफ़ी से। मोहम्मद अमीन मुल्तान वाला? हाँ मुल्तान। और मैं सोशियोलॉजी से। मेरा ये दूसरा एमए था, इसलिए मैं इन सब का भाईजान भी था। लेकिन इनका रोब था, इनका रोब की वजह से जब यूनिवर्सिटी के मैगज़ीन के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई तो उसमें एक ओहदा था वज़ीर आला का और एक ओहदा था मुदीर का। तो मुझे जब पता चला कि फ़हीम जौज़ी ने मुदीर आला के लिए अप्लाई किया है, किसी भी तरह मुझे एक ऐसे आर्टिस्ट की तरह नजर आए जो बज़ाहिर बिखरा हुआ था लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा यकसू ये सिर्फ अपने आर्ट में है। वैसे जो इनके अंदर इतना बिखराव है, इन्होंने खुद अपने आप को यकजा और यकसू। एक बात ये भी करना है कि जब इकबाल फ़हीम जौज़ी साहब ने लिखना शुरू किया, यानी कि जब उनकी शायरी पूरी तरह आई सामने, तो जो बेतरह मुमकिन, अच्छा बेतरह मुमकिन, क्या तितलियों के हमरा फूलों पर उड़ते फिरने का ख्वाब फरामोश होता है? क्या तितलियों के हमरा फूलों पर उड़ते फिरने का ख्वाब फरामोश हो सकता है? रोटी की भाप से खुशबू की इश्तिहा को जुदा किया जा सकता है? रोटी की भाप से खुशबू की इश्तिहा को जुदा किया जा सकता है, या रोटी को निचोड़ कर मोहब्बत निकाली जा सकती है? और मोहब्बत के दिल से खून, रोटी की भाप से खुशबू की इश्तिहा को जुदा किया जा सकता है? क्या रोटी को निचोड़ कर मोहब्बत निकाली जा सकती है? और मोहब्बत के दिल से खून, और खून से रवानी से बगावत निकाली जा सकती है? क्या दूध पीते बच्चे की मुट्ठी से, क्या दूध पीते बच्चे की मुट्ठी से
शायरी अगवा की जा सकती है, और माँ के सीने से ईसार उन बच्चों के लिए जो उसने कभी जने ही नहीं, जिसने दूध पीते बच्चे की मुट्ठी में अपनी उंगली कभी रखी ही नहीं, वो तो बिन माँ बाप के जने बच्चों के आंसू ही पोंछती रही अपनी बहती हुई आंखों से। क्या इन बच्चों के आंसू रोके जा सकते हैं? क्या इन बच्चों के आंसू रोके जा सकते हैं किसी खिलौने से, लोरी से, किसी चीख से या किसी बंदूक से? क्या किसी बाप के दिल से अपने बेटे की कामयाबी को निकाला जा सकता है? क्या किसी बाप के दिल से अपने बेटे की कामयाबी को निकाला जा सकता है जिसका ख्वाब उसने अपने लिए भी नहीं देखा? और क्या उस ख्वाब से आगे निकल जाने की तमन्ना निकाली जा सकती है जो उसने कभी देखा ही नहीं था? क्या ये मुमकिन है कि कोई अपना नाम तब्दील करने के बाद, क्या ये मुमकिन है कि कोई अपना नाम तब्दील करने के बाद यकसर भूल जाए खुद को? क्या ये मुमकिन है कोई अपना नाम तब्दील करने के बाद यकसर भूल जाए खुद को और दरियाफ्त कर ले किसी और अपनी शायरी में, जिसकी जिंदगी के बाग में सदियां अटकेलियां करती फिरें, बाहों में बाहें डाल कर, और फिर एक दिन अचानक वो सारी अपनी कायनात को किसी ऐसे आदमी के नाम लगा दे जिसे वो जानता भी नहीं। बात चल पड़ी तो कहने लगे कि ये देखिए एक जोजी हैं और उनकी ये नज़्म है कोई गलबन ये थी जिसमें वो बाज़ार का जिक्र था कि ज़माना बाज़ार बन गया और शहर शहर और गली गली जो है बाज़ार हैं। तो वो इतना लुत्फ़ वाली चीज़ें थी, उसका जिक्र चल पड़ा था और इनके नाम के साथ और भी कई नाम वहाँ से आना शुरू हो गए थे। उससे पहले ज़ाहिर है वो सारे जो लिसानी तश्कीलात वाले लोग थे उनका जिक्र भी वहाँ पे होता था। वो कभी अच्छा जिक्र होता, कभी बुरा जिक्र होता। लेकिन मुझे हैरत हुई थी उन दिनों जिस वक्त मैंने एक किताब जो थी नई शायरी, उसमें जब देखा तो ये नहीं थे, ये नाम नहीं था। इब्न जोज़ी नाम मेरे जहन में क्योंकि था और जोज़ी नाम ये मेरे जहन में एक पैवस्त हो गया था। तो मैं तलाश कर रहा था कि इसमें वो नाम है। वो सफदर साहब का नाम था, अब्दुल रशीद का नाम था, इस तरह के और लोगों के नाम थे। अनीस नागी ने गालबन उसे मुरतब किया था उस किताब को और उनके मज़ामीन भी शुरू में मौजूद थे। वो मज़ामीन में भी मैं उस नाम को तलाश करता रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी मिल जाती थी और हम पढ़ लिया करते थे। और बहुत कुर्बत के साथ हम 3 लोग थे। हमारे तीसरे दोस्त जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, आरिफ राजा। सो हम तीनों की एक तो कौन सी थी जो कि हर शाम को हमने मिलना और ज़िंदगी के बारे में और कायनात के बारे में, वक्त के बारे में। सो ये एक अजीब सी एक गुंजलक होती थी गुफ्तगू, और उसके अंदर जोज़ी साहब जो हैं इनका अपना एक मखसूस अंदाज़ है जो कि इनकी नज़मों में भी बहुत वाज़े तौर पर सामने आता है। हमारे लिए, मैं ज़ाती तौर पे चंद दोस्त हैं मेरी ज़िंदगी में
जिनका मेरी ज़िंदगी की तब्दीली में, मेरी सोच में, शऊर में जिनका बहुत बड़ा हिस्सा है, उनमें से एक फ़हीम जोशी साहब भी हैं। सो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, इनकी कुर्बत में। ये इंतहाई से ताल्लुक़ ना कोई शायरी का है ना कुछ और है। इकबाल ने कहा था कि हमारे इल्म ता उफ्तद बदामत, यकीन कम कुन गिरफ्तार शके बाश, अमल जो ही यकीन आ पुख्ता तर कुन, यकीन जो ही यकीन बीनी यकी बाश। तो इसमें दो चीज़ें, थिंकर्स और डूअर्स का जिक्र है। एक बात, थिंकर्स के लिए यकीन कम और वो क्या कहते हैं इंग्लिश में कि टू बिलीव लेस एंड टू डाउट मोर। तो लगता है ये है कि फ़हीम जोशी ने ये पहली दो लाइनें पढ़ी और उसके बाद ने इकबाल पढ़ना छोड़ दी। मैंने ज़िंदगी में बहुत कम ड्रीमर ऐसे देखे हैं जैसे फ़हीम जोशी। जब वो बिस्तर मर्ग पर सांस ले रहा था, उसके बेटे ने कहा, अब्बू तुमने मेरे लिए कोई मकान नहीं बनाया। वाह। उसने बेटे की खाल उठाई और शरियानों में बहते हुए सुर्ख खून को दिखाते हुए कहा, ये खून शफाफ है। बहुत अच्छा। बेटा खामोश हो गया। मर्जुल मौत की अलामतों पर भला उसका क्या अख्तियार था। क्या बात। उसकी बेटी ने कहा, अब्बू मेरी शादी के लिए तिलाई चुन के तुमने मुझे नहीं लिया। बहुत अच्छा। उसने बेटी के पपोटे छीले और नीलकूं सफ़ेदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये निगाहें नियाग्रा आबशार की तरह पाकीज़ा है। बहुत अच्छा। बेटी खामोश हो गई। मर्जुल मौत के सामने वो बेबस थी। कैंसर ज़दा बूढ़ी बीवी ने पूछा, तुम मेरे लिए क्या छोड़कर जा रहे हो? उसने अपने जूतों की तरफ इशारा किया जो 365 मरतबा मरम्मत हो चुके। क्या कहने। 365 का क्या बीवी की झुकी निगाहें और झुक गई। पिलाहट कुछ और गहरी हो गई थी। खामोशी के एक लंबे वक्फे के बाद सब ने उसकी वसीयत पूछी, लेकिन वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका। क्या कहने। क्या क्या मैं अपने दफ्तर के वॉशरूम में जाकर आखिरी बार अपना चेहरा धोया, तौलिए से खुश्क किया और बालों में कंघी फेरी। उसने आईने में आखिरी बार देखा। उसने आईने में आखिरी बार देखा। कोई ज़्यादा झुर्रियाँ तो न थी और बालों में कहीं कहीं अभी स्याही बाकी थी। उसने आखिरी बार दांतों को ब्रश किया। कुछ
कुछ फीलिंग करना होगी और बस 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 वो वापस अपनी टेबल पर आया और उसने अपने जूतों के तस्मे कसकर बांधे, मुस्कुराया और अपने असिस्टेंट से आखिरी बार हाथ मिलाते हुए कहा, वो समझते हैं वो जीत गए, उनको इसी वहम में रहने दो। वाह वाह ये वहम ही उनका अजाब है। वाह। और दफ्तर से बाहर बिछी हुई सब्ज घास की संत क्या कदम बात, बढ़ा। क्या कहना, क्या कहना। कोरा कागज तो इस नज़म का उन्वान है, कोरा कागज। जी। कोरा कागज तो अदम है खला का, कोरा कागज तो अदम है खला का, जो लफ्ज़ों के लिए धड़कता है और उंगलियों के लिए तरसता है। कोरा कागज एक इश्क है समुंदर का, हिजर है सीप का। कोरा कागज तो एक सूखा हुआ आंसू है, अब के बरस जो पतझड़ आया है तो लिख देगा पिछले सावन में टूटी हुई सारी मोहब्बतों की सारी तहरीरें। और कोरे कागज उड़ते फिरते हैं वक्त के नीले बादलों में, अगले सावन तक यूं ही सुलगती रहेंगी सीली सीली पोरें, खिलते रहेंगे फूल फूल कोरे कागज के। और राइटिंग पैड पे खुला हुआ है एक ये कोरा कागज। कब तक नज़म लिखूंगा, सुबह की ताज़ा हवा भेजी है तुमने, अभी अभी खिड़की से खुली है और कोरे कागज़ पर एक नाम लिखा अब मैंने। तो काफ़ी है। अच्छा ये बताओ आज के क्या करें? दीदी वो कहाँ वो चल रही है, वो गई? पेशेंट लेता हूँ मैं, हाँ, लेकिन कब का, अच्छा। शाम और क्या? के वक्त। दिन से रात कैसे करते हो? मैं किताबें पढ़ता हूँ और अपने कमरे में एयर कंडीशनर ऑन करके आराम करता हूँ और नज़में लिखता हूँ। सुना है एक बीवी होती थी। वो अब भी है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। आगे कर दो। उसका नाम आज याद है आपको? फौजिया नाजली। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसकी कैंसर की सर्जरी हुई थी, फिर उसकी ब्रेन सर्जरी हुई, फिर उसके पित्ते की सर्जरी हुई। तो लेकिन वो जिंदा है और आजकल पेंटिंग सीख रही है वाह वाह। किससे? और किताबत एक इंस्टीट्यूट में जाती है अच्छा और पेंटिंग सीख रही है और किताबत सीख रही है। अच्छा। क्या बात। कभी तुमसे मुकालमा हुआ? रोज होता है। लड़ाई नहीं, मैं लड़ाई की नहीं बात कर रही, हाँ। मुकालमा कह रही। हाँ बिल्कुल मुकालमा होता ये जोधी साहब नज़में बोलते जाते हैं और वो पास बैठी हुई अक्सर इन्होंने मुझे बताया कि वो लिखती हैं, ड्राफ्ट इनकी नज़मों का पहला वो बनाती हैं। और आजकल वो टेलीविजन पे जो खबरें वगैरह आती हैं वो मिल के देखते हैं और उस पर फिर ये आपस में गुफ्तगू भी करते हैं मौजूदा हालात। अच्छा। खबरें तो एक ही होती हैं, गुफ्तगू मुख्तलिफ होती है। इसको इसलिए से प्रवोक किया था
कि हम लोगों ने बहुत सारों ने ज़िंदगी के इब्तदाई सालों के बारे में ना पढ़ा है, ना इससे बोला है, ना कुछ हुआ है। तो मैं चाहती थी कि ये बताए कि ज़िंदगी में इसके साथ क्या क्या खेल खेले और इसने उनके साथ क्या खेल खेले। क्योंकि हम जितने भी लिखने वाले लोग हैं उनके अंदर माजी कभी नहीं जाता और मुस्तकबिल जो है वो फेंकता रहता है अपनी तरफ, लेकिन माजी बुनियाद बनाता है। तो इसने क्या हमें क्या दिया, बहुत मोहब्बत दी दुनिया को। इसे रेडियो पे इतना कमाल काम किया, वो बताता ही नहीं अपना काम कि क्या किस तरह से इतना काम किया, किस तरह प्रोग्राम किए, किस तरह मोन्ताज बनाए, क्या कुछ किया। और फिर उस एटमॉस्फेयर को ये इग्नोर कर रहा है जिसमें ये रेडियो पे था। भाई नासिर काज़मी वहाँ पे, उस्ताद सिद्दीकी वहाँ, यूसुफ ज़फ़र वहाँ, अय्यूब बनी वहाँ, सजाद बाकर रिजवी वहाँ आ रहे हैं और शकूर बेदिल वहाँ। कौन नहीं था जो वहाँ ना होता, और हम लोग सबके सब होते थे। तो इसलिए एक उस एटमॉस्फेयर को तुम अपने अंदर से निकाल नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ है कि इफ्तिखार जालिब और अनीस नागी अपने तौर पर जितने इन लोगों की केयर करते थे और जिस तरह इन लोगों को ट्रेन करते थे, इनको बताते थे आगे, वो मंजर मैंने देखे हुए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कभी कोई उस इन लोगों को ट्रिब्यूट देता है, क्योंकि मुझे आज तक वो लोग नहीं मिले जो अपने उस्तादों जैसे लोगों को ट्रिब्यूट दे और कहे इन्होंने ये अच्छा किया, इन्होंने ये चीज़ अच्छी निकाली, क्योंकि उससे एक नई चीज़ हवा आती है। तो बहुत अच्छा लगा आज बहुत अरसे बाद थोड़े से मजमे को बहुत बड़ा मजमा बना के इसने गुफ्तगू की ज़िंदगी के बारे में। और ज़िंदगी को इसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी नहीं गुजारी। तो ये इस सिलसिले में इसने कभी रौला भी नहीं डाला कि मैं ये कर रहा हूँ। अब बदला तो ये है कि ये अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखे, इसलिए लिखे कि साहिवाल के एक गांव का लड़का किस तरीके से जैसे मुनीर नियाज़ी आया और ज़फ़र इकबाल आया, वो तो अपने आप को करते रहे, लेकिन इसने अपने आप को किसी चीज़ के हवाले नहीं किया, ना किसी मजमून के हवाले किया, ना किसी मौजू के हवाले किया, ना कोई, जो सबसे बड़ी बात थी पैसा कोई नहीं। और उसको लिफाफे बना के जिस तरीके से इसने उसको शुरू किया ज़िंदगी को, वो बहुत सीखने वाली बातें हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोगों ने इकट्ठे ज़िंदगी 10-15 साल गुजारे, लेकिन उसमें हमने बाहिमी तहसील का मसला कभी नहीं किया। मौज़ूआत ज़ेर बहस आते थे और मौज़ूआत भी ऐसे आते थे, कभी फ़लसफ़े का, और उस ज़माने में यूलिसिस का तर्जुमा कर रहा था इफ्तिखार जालिब, तो उस यूलिसिस के तर्जुमे के ऊपर बहुत बात होती थी और बार बार कहता था पढ़ो। मैंने कहा मुझे बहुत मुश्किल है, तो इतनी मुश्किल तुम ज़ुबान लिख रहे हो। लेकिन फिर इसने भी शुरू में बड़ी मुश्किल ज़ुबान लिखी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जैसी ये नज़्म है ये इसने पहले नहीं लिखी थी, कि फिर मुश्किल से अनीस नागी भी वापस आया था। और अब इफ्तिखार जालिब तो अपनी जगह से ही रहा था, उसने पूरी किताब जो आखिरी लिखी, एक ही किताब तो उसकी है, और वही एक किताब है जो उसकी सनद है। बस अनीस नागी ने बहुत लिखा और ही वॉज यंग, सब उसको एंग्री यंग मैन कहा करते थे, सारी उम्र एंग्री यंग मैन रहा। हर एक से जिससे लड़ना होता था वो लड़, मुझसे भी बहुत दफ़ा लड़ाई लड़ी उससे। लेकिन ये कि दोस्त फिर दोस्त होते हैं, लड़ ले आपस में फिर वही दोस्त रहते हैं। तो हम सब जो आज इसके लिए आए, इसलिए आए कि हमसे मिलना चाहते थे, हम इसके अंदर की शायर को फिर निकालना चाहते थे, और हम इसके अंदर की शख्स को जिसने अपने अंदर अपने आप को खुद ट्रेन करना, उठना, चलना, आगे बढ़ना कुछ सीखा। और किसी के ऊपर सारी उम्र सारी ज़िंदगी में किसी पे बारात लेने का काम जो है वो फ़हीम जोशी नहीं कर सकता था। बहुत अल्लाह मियाँ ऐसी ज़िंदगी दे और अल्लाह मियाँ इसकी जीवन करे, और ये बहुत
बहुत लिखे, क्योंकि लिखना हम लोगों के लिए एक तरह का इलाज है। तो अगर हम लिखे नहीं, तो मैंने पहले एक नज़्म लिखी थी तो कहा था कि वरना मैं पागल खाने में होती। तो इसलिए ये है कि हम लिखते हैं, और आप सब भी जो लिखना चाहते हैं वो लिखें। ज़रूरी नहीं है छपवाना, ज़रूरी नहीं है कि मशहूर होना, ज़रूरी ये है कि आपके अंदर का वो बात एहसास बाहर आए और हम लिखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक वजह से आया हुआ हमारी